आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 5 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इस्राएली आर्मी को मिला नया चीफ एयाल जामिर, हमास को मिटाने की दी धमकी। कतर ने शिनबेद के इल्जाम का दिया मुंह तोड़ जवाब। सऊदी अरेबिया ने फिलिस्तीन के हक में दिखाया मजबूत रुख। नेतन्याहू के मंसूबों को पलट रही इसराइल की आवाम। वेस्ट बैंक में इसराइली ऑपरेशंस जारी, फिलिस्तीनियों को किया जा रहा बेघर। रूस और अमेरिका के बीच रियाद में ईरान के न्यूक्लियर मसले पर हुई गुफ्तगू। और सीरियन प्रेसिडेंट बोले, हम इसराइल को जवाब देंगे लेकिन अभी उसका खुलासा करने का नहीं है सही वक्त। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। इस्राएली डिफेंस फोर्स को उसका नया चीफ मिल गया है। एयाल जामिर ये नाम है। उसने आईडीएफ चीफ का ओहदा संभालते हुए हमास को मिटाने की धमकी दी है। यह शख्स बड़ा ही शातिर है और इसके इरादों और पुराने बयानों के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा हैरानी हुई। आप सुनेंगे तो शायद आपको भी हो। अब जरा इसके बारे में तफसील से जान लीजिए। एयाल जामिर ने इसराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के नए चीफ के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। उसने लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की जगह ली है। हर्जी हलेवी ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले ना रोक पाने के चलते, अपनी नाकामी के चलते इस्तीफा दे दिया था। जामिर ने वादा किया कि वो हमास पर फतह हासिल करेगा, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के अफराद को भी फौज में शामिल करेगा, भर्ती करेगा और गजा में कैद सभी इस्राएली होस्टेजेस को वापस लाएगा। एयाल जामिर नेतन्याहू के नजरियात से इत्तेफाक रखने वाला नया इस्राएली आर्मी चीफ है। एयाल जामिर की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी समझा जाता है। सबसे बड़ी काबिलियत, 10 साल पहले वो नेतन्याहू का मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुका है। जामिर इसराइल के अपने वेपन्स तैयार करने के हक में है, यानी वो कहता है कि बाहर से, अमेरिका से, वेस्ट से कोई मत लो, अपने हथियार जितने हो सके खतरनाक वाले खुद डेवलप करो। और उसका नजरिया ज्यादा ऑफेंसिव स्ट्रेटजी का है, यानी वो डिफेंस से ज्यादा हमला करने में यकीन रखता है। अब आप समझिए जहनियत को। 2007 में उसका एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था जिसमें उसने कलेक्टिव पनिशमेंट को जायज करार दिया था अगर वो टेररिस्ट पॉपुलेशंस के खिलाफ हो। कह रहा था कि कोई बात नहीं, टेररिस्ट पॉपुलेशन के खिलाफ तो कलेक्टिव कर सकते हैं पनिशमेंट। ये गजा के सभी लोगों को टेररिस्ट कहते हैं। तो ये बयान किसके लिए था? कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन ये उसकी वकालत करता है और यही से इसकी, आप कह सकते हैं यहीं से इसकी जो कट्टर ज़हनियत है उसका पता चलता है। जामिर ने कहा है कि हमास अभी तक पूरे तौर पर शिकस्त नहीं खा सका है और अभी उसके खिलाफ मिशन मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी ये बंदा अपने नाम कुछ बड़े इवेंट्स लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए गजा पर दोबारा हमला करने की पैरवी कर सकता है। अब बात कतर की। कतर ने शिनबेद के इल्जामों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। शिनबेद ने कहा था ना कि हमास को पैसा दिया है कतर ने शिनबेद के अक्टूबर 7 की इन्वेस्टिगेशन के जवाब में कहा है कि उसकी तरफ से हमास के सियासी या फौजी विंग्स को कोई भी मदद नहीं दी गई है। कतरी हुकूमत ने यह भी कहा कि ये इल्जाम बिल्कुल झूठ है और इसका मकसद जंग को लंबे वक्त तक खींचना है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। कतर ने यह भी कहा और जिक्र किया कि जो मदद गजा भेजी गई थी वो इजरायली हुकूमत और उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी मालूमात और सुपरविजन के साथ भेजी गई थी, जिसमें शिनबेद भी शामिल थी। अब अगर पैसा पहुंचाए तो किसके जरिए पहुंचाए? क्या इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए हमास तक पहुंचाए? कतरी हुकूमत का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि शिनबेद और दूसरी इजरायली एजेंसीज अपनी तवज्जो जिंदा बचे हुए होस्टेजेस और रीजनल सिक्योरिटी पर दें, ना कि कतर पर इल्जाम डालकर जंग को लंबा खींचने की कोशिश करें। समझे? बात सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के हक में मजबूत स्टांस लिया है। सऊदी कैबिनेट ने अरब लीग के कायरो समिट के फैसलों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। समिट कायरो में हुई थी, सऊदी की कैबिनेट रियाद में बैठती है, याद रखिएगा, ये आज की बात है। सऊदी अरब ने फिलिस्तीनियों को उनके मुल्क से बेदखल करने के मुखालफत की और जंग को ख़त्म करने का मुतालबा किया। फिलिस्तीनी आवाम के खुद मुख्तारी का हक भी तस्लीम किया सऊदी अरब ने और कहा कि उनके 1967 के सरहदी इलाके पर आज़ाद रियासत बनाने का हक बरकरार है और वह हक उन्हें दिया जाए। सऊदी अरब ने ईस्ट जेरूसलम को फिलिस्तीन की दारुल हुकूमत करार देने की मजबूत हिमायत की है।
अब बात इसराइल की आवाम की जो नेतन्याहू के मंसूबों पर भारी है। इसराइली आवाम नेतन्याहू के मंसूबों को पलीता लगा रही है। इसराइल के चैनल कान न्यूज के एक पोल के मुताबिक इसराइल के आधे से ज्यादा लोग सीजफायर नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के हामी हैं। पोल के मुताबिक 44% लोग ये चाहते हैं कि इसराइल सीजफायर के दूसरे फेज और होस्टेजेस की रिहाई के हवाले से और ज्यादा मीटिंग्स करें, यानी कि सीजफायर रख के जंग न शुरू करें। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं इसराइल के जो ये चाहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस गजा में दोबारा शुरू कर दिए जाएं, चाहे इससे बचे हुए होस्टेजेस को भी कैदी बना रहना पड़े। ये कट्टरपंथी लोग हैं। कान न्यूज ने रिपोर्ट किया कि 34% इसराइलियों ने अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया, जिसमें सीजफायर को बढ़ाने और बाकी होस्टेजेस का आधा हिस्सा रिलीज करने का प्लान था। वेस्ट बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशंस जारी हैं और लगातार फलस्तीनियों को बेघर किया जा रहा है। वहाँ अब भी ठंड ज़्यादा है, रमज़ान का महीना है, लोगों के पास कुछ भी नहीं। अल मायदीन के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के कई इलाकों में दाखिल होकर मकामी फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और नाबलुस के करीब एक जवान को मार डाला। तुलकारम के नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप में इफ्तार के वक्त फौज ने रेजिडेंट्स को जबल अल नासिर इलाके से निकाल दिया और कुछ को उनके घरों में अपना रोजा खोलने से रोक दिया। नाबलुस के मगरबी हिस्से में इलीगल इसराइली सेटलमेंट होमेश के करीब इसराइली फोर्सेस ने 21 साल के मुफीद अल कियानी नाम के नौजवान को गोली मारकर मार डाला। इस हादसे के हवाले से तफसीली मालूमात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। अब बात ईरान, उसके दोस्त रशिया और दुश्मन अमेरिका की। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक एड ने वेस्टर्न मीडिया में छपी खबरों को कंफर्म किया है कि ईरान का मसला रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान रियाद में 18 फरवरी को हुई निगोशिएशंस के दौरान उठाया गया था। बात 18 फरवरी की 5 मार्च को सामने आ रही है। यूरी उशाकोव नाम है पुतिन के एड का, मान लीजिए। इन्होंने वाजे किया है कि अब तक वॉशिंगटन की तरफ से इस काम को कैसे और कब अंजाम देना है, इस पर कोई स्पेसिफिक सिग्नल नहीं आया है कि कैसे ईरान से बातचीत करनी है। इस दौरान क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ईरान और यूएस के दरमियान निगोशिएशंस में मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए राजी हैं। कंफर्मेशन नहीं की। हाँ, पेस्कोव ने जोर दिया कि ईरान के न्यूक्लियर मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए और कहा कि रशिया इसमें मदद करने के लिए तैयार है। अब जल्दी कुछ खबर यहाँ से ले लेते हैं। लेबनान में फिर से इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, ड्रोन से स्ट्राइक की हैं और यहाँ एक कार को निशाना बनाया गया है। रास अल नकूरा इलाका है साउथ लेबनान में, और 3 बार एक कार पर स्ट्राइक्स की गई। लेकिन कमाल की बात है कि कार में मौजूद लोग निकल भागे स्ट्राइक से पहले ही, और कहा गया है कि इसमें कोई भी मारा नहीं गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसेंजर एस्केप हुआ, लेकिन इसके बावजूद जब इजराइल ने बहुत कोशिश की कि उस कार जहां जिसे हिट किया है उस तक लेबनीज आर्मी और रेड क्रॉस को पहुंचने से रोक दे, तो इसराइल कामयाब नहीं हो पाया, वो लोग वहां तक पहुंच गए। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शरा ने ये कहा है कि इसराइल का जो एग्रेशन है, जो हमले हैं सीरिया पर, वो उसके एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशंस दिखाते हैं, यानी यूं समझिए विस्तारवादी, जो अपने नक्शे को, अपनी ज़मीनों को बढ़ाने का नज़रिया या ख्वाब लेकर चलता हो, दूसरे की ज़मीनें कब्जा कर एक वैसी एंटिटी, एक वैसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा मुल्क इसराइल हो गया है। और इस अनादोलू की इस रिपोर्ट में आगे उन्होंने कहा है कि हाउ विल वी रिस्पॉन्ड, हम जवाब कैसे देंगे इसराइल को। दिस इज समथिंग वी शुड नॉट डिस्क्लोज नाउ। ये ऐसा है कुछ जिसे अभी हम खोलना नहीं चाहते, जिसके बारे में हम राज फाश नहीं करना चाहते कि हम इसराइल को उसकी हठधर्मियों, उसके हमलों और उसके एग्रेशन का जवाब कैसे देंगे। यानी इस बात से इनकार नहीं है कि हम जवाब देंगे। फिलहाल अल शरा 14 साल तक लड़ते रहे बशर अल असद की हुकूमत से, और अरब समिट जब अब हुई तो उसमें वो पहुंचने वाले बशर अल असद के ख़ानदान से अलावा पहले प्रेसिडेंट थे सीरिया के। उन्होंने इस दौरान मिस्र के फातेह अल सीसी जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की। फातेह अल सीसी का चेहरा मुझे बड़ा मुस्कुराता, ऐसा लगता है बचपन में हमारे यहाँ एक चूरन का पैकेट आता था, उसी पर ऐसा कोई शख्स मुस्कुराता हुआ लगता था, वैसे ही मुझे फातेह अल सीसी लगता है। बड़ा क्यूट सा फेस है, गोलगप्पे सा। उन्होंने मुलाकात की अल शरा से। इस मुलाकात के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस एक दूसरे को लोग मुबारकबाद दे रहे होंगे, इन्हें दिया होगा कि आपने समिट बुलाई, वाह 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 वाह, वो कह रहे होंगे आप प्रेसिडेंट बन गए, वाह 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 वाह। यूएस टू रिज्यूम आर्म्स सप्लाईज टू कीव इफ रेयर अर्थ डील इज साइंड। मेदवेदेव हैं
انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ اور یوکرین کے بیچ ریئر ارتھ ڈیل ہو گئی تو امریکہ پھر سے یوکرین کو ہتھیار دینا شروع کر دے گا جو اس نے کل ہی بند کیے ہیں. تو یہ جو ہیں رشین سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈپٹی چیئرمین ہیں دمتری میدویدیو، بالکل صحیح بات کی. ٹرمپ ایک طریقے سے ہر کسی پر پریشر بنا رہے ہیں. اچھا تم یہ نہیں کرو گے، لو یہ سینکشن، یہ پابندی. پھر کہا اچھا تم میری بات مان گئے، لو واپس. کچھ دینا نہیں پڑ رہا، جو دے رہے تھے وہ پھر سے شروع کر دیا. کچھ ایکسٹرا نہیں دینا پڑا، لیکن ایک پریشر مینٹین کر دیا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.